रीबर्थ ऑफ डेंजरस डेविल्स वाइफ एपिसोड 6। दोपहर का वक्त था जब केबिन में अपूर्व ने सीधा पूर्वी को दिखा। पूर्वी की आंखें शर्म से झुकी हुई थी। अपूर्व ने हल्के से कहा, तुम्हें तो मैं फिर कभी देखूंगा। ये बोलकर अपूर्व ने लैपटॉप, बैग और फोन उठाया और तेजी से केबिन के बाहर निकल गया। पूर्वी हैरानी से उसके केबिन में खड़ी थी। पूर्वी ने खुद से कहा, अभी अभी क्या हुआ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। इस खडूस एकडू प्रोसेसर की लगता है कि इनकी अकड़ निकाल पड़ेगी। जब मर्जी आती है, करीब आते हैं और अपने एहसास मुझे दे जाता है, जिसे मुझे अजीब ख्याल आते हैं, और जब मर्जी हुए डांट कर दूर झड़क देता है। मैं भी इंसान हूँ, इनकी कोई कठपुतली नहीं जो इनके सारे पर चलूंगी। पूर्वी गुस्से में पर पट्टी हुई यह केबिन से बाहर निकली और चेहरे को इधर उधर घूमते हुए निया को ढूंढने लगे। फिर मन में बोली, यह लेडी माफिया भी कहाँ चली गई, मुझे अकेली छोड़कर। खुद से कहा, शायद वो लाइब्रेरी की तरफ चली गई होगी। इधर कैंटीन के थोड़ी दूर मौजूद दीवार के सहारे पेड़ के पीछे अनिकेत उसे पेड़ से चिपका हुआ खड़ा था, और वही निया उसकी कमर पर एक छोटा सा चाकू रखे हुए खड़ी थी। चाकू को देख अनिकेत बुरी तरह कांप रहा था। निया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे खींचते हुए लाने की? शराफत से क्या पेश आए, दुनिया ने शरीफ समझा। अनिकेत ने कहा, ओह सनशाइन, प्लीज शाइन, थोड़ा कम करो। अपने छोटे से भंवरे पर थोड़ा तरस खाओ जो कब से तुम्हारे चारों तरफ मंडरा रहा है। अनिकेत ने एक झटके में निया की कलाई पकड़कर उसकी पीठ के पीछे लगा दी। निया हैरानी से अनिकेत को देख रही थी। वही अनिकेत ने उसे खुद के करीब हुए कहा, अच्छा सनशाइन, ये बताओ तुम उदास क्यों थी? क्या किसी ने कुछ कहा? मुझे बताओ, जिसने भी तुम्हें कहा है उसका जीना हराम कर दूंगा। मेरी सनशाइन के चेहरे पर हमेशा खुशी की चमक अच्छी लगती है, उसे कोई उदास करे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो मेरे मुस्कुराने की वजह है उसकी मुस्कान कोई और कैसे छीन सकता है? सारी खुशी, दर्द, हर इमोशन मुझसे जुदा होना चाहिए। तुम्हें तंग भी मैं ही करूंगा और हंसाऊंगा भी मैं ही। निया हैरानी से अनिकेत को देखने लगी। इतना उसे शायद कभी उसके मॉम डैड ने भी उसके बारे में नहीं सोचा जितना यह अजनबी सोच रहा है, लेकिन क्या फायदा, वो जानती थी उसे किसी भी हालत में शादी करनी ही पड़ेगी। निया ने ठंडी आवाज में कहा, कौन हो मुझे ये सब पूछने वाले? तुम मेरे क्या लगते हो? मैंने तुम्हें अपनी उदासी, हंसी, खुशी सबका कारण बनना, मुझे जवाब दो, फिर मैं भी तुम्हें बताऊंगी कि क्यों उदास थी या नहीं थी। पहले मुझे ये बताओ, तुम मेरे क्या लगते हो? ये सुनकर अनिकेत खामोश हो गया। उसे खुद भी एहसास नहीं था कि उसको निया के हर इमोशन से इतना फर्क क्यों पड़ता है। इसके साथ अनिकेत की पकड़ ढीली होने लगी तो निया ने तुरंत उसको धक्का दिया और उंगली दिखाते हुए कहा, जब तक तुम पता नहीं कर लेते कि मेरे कौन हो, कुछ जानने का क्या हक है? मैं तुम्हारी कौन हूं, तब तक मेरे आसपास भी दिखाई मत देना। निया को लगा शायद अब अनिकेत कभी भी उसके आसपास भी नहीं दिखेगा, और जब तक उसे किसी बात का एहसास होगा वो किसी और की हो चुकी होगी। जितना उसने अनिकेत को समझा था वो समझ गई कि अनिकेत कभी भी उसकी खुशियों के बीच नहीं आएगा, चाहे वो खुशियां झूठी क्यों ना हो, कभी भी उसके और उसके हस्बैंड के बीच नहीं आएगा। ये सोचकर निया तुरंत वहां से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। वहीं अनिकेत पेड़ के सहारे नीचे बैठ गया और वो सोचने लगा, निया का सवाल भी जायज है, उसका और निया का क्या रिश्ता है जो वो निया पर इतने हक जमाता है। आज अनिकेत को एहसास हो रहा था कि उसे तो अपना रास्ता मालूम नहीं और वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे तो वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। अनिकेत कुछ देर बैठ रहा। निया थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी में पहुंची तो उसने देखा कि पूर्वी एक बुक लेकर पढ़ रही है। निया ने जैसे ही उसके पास बैठी तो पूर्वी ने बच्चों की तरह मुंह बना लिया, जैसे वो अभी भी उससे नाराज है। निया, सॉरी पूरू यार, मुझसे गलती हो गई, तुम्हें नहीं डांटना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था कि तेरा मूड खराब है। पूर्वी नीयू, तुम किस किस बात के लिए माफी मांग रही हो? इस बात के लिए कि तुमने मुझे डांटा, या फिर इस बात के लिए तुम सुबह सड़क पर अकेला छोड़कर गई तो मेरे पीछे कुछ लफंगे पड़ गए और मैं डरकर एक दिशा में भाग, वहां पर हमारे प्रोफेसर मिले और उन्होंने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया जैसे मैं कोई अजनबी हूं। फिर तुम इस बात के लिए माफी मांग रही हो? थोड़ी देर पहले तुम मुझे अकेला छोड़ गई तो प्रोफेसर ने मुझे फिर अपने पास बुलाया और वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। अचानक उनके पास कोई कॉल आया, फिर मेरे साथ अजनबी की तरह बिहेव करके वहां से चले गए। निया हैरानी से पूर्वी को देख रही थी। उसकी मासूम पूर्वी के साथ इतना कुछ हो गया और उसे कुछ पता नहीं आखिर प्रोफेसर के दिमाग में चल क्या रहा है। पूर्वी ने मन में कहा, तुम पल में करीब आते हो, पल में अजनबियों की तरह दूर हो जाते हो। बातें बनती हैं दिल की राहों में, मोहब्बत का इजहार करना हमसे सिखा दो। दिल की धड़कनों में छुपा तुम्हारा इंतजार है हर लम्हा। पूर्वी को अपूर्व का करीब आकर फिर अजनबियों की तरह बिना कुछ एक्सप्लेन किया दूर कर देना बहुत ही दर्द देता था। वो तो उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचती थी।
कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि अपूर्व के लिए उसकी फीलिंग्स क्या है। उसे बस दिल में तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसको अपूर्व की करीबी अच्छी लगती थी और अजनबियों की तरह दूर जाना उसको उन करीबों से अब डर भी लगता था। पूर्वी ने देखा कि लाइब्रेरियन दोनों की तरफ घूर रहा है तो पूर्वी दूर की शक्कर बैठ गई। नेहा भी अभी के लिए शांत होना सही समझती है। उसने डिसाइड कर लिया था आज घर जाकर पूर्वी से सब कुछ जानकार रहेगी कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो इस तरह परेशान क्यों रहने लगी है। ब्लू डायमंड होटल हर एक कार आकर रुकी, उसके आगे पीछे 2-3 कर थी। अपूर्व बड़े ही एटीट्यूड से बाहर निकला। सब लोग सर झुकाकर खड़े हो गए क्योंकि सबको पता था इस डेविल को गुस्सा आ गया तो फिर सबकी हालत खराब कर देगा। अपूर्व ने अभी लॉन्च में कदम रखा था कि कुछ वेट्रेस और मैनेजर जाकर उसके सामने सर झुकाकर खड़े हो गए और बड़े ही अदब से ग्रीट करते हुए बोले, सर मैम आपके स्वीट में आपका इंतजार कर रही है। अपने सामने खड़े स्टाफ को देखकर अपूर्व की आंखें ठंडी पड़ गई। उसका मन तो कर रहा था कि होटल के सारे वेट्स, मैनेजर और पूरे स्टाफ को गोलियों से उड़ा दे क्योंकि वो जानता था कि यहाँ का पूरा स्टाफ उसे धोखा दे रहा है। कोई भी उसका नहीं है, सब यहाँ पर प्लांट किए गए हैं। अपूर्व की नज़र रिसेप्शनिस्ट पर गई तो उसकी आंखें सिकुड़ गई और दिमाग में भी पिछले जन्म के कुछ नज़ारे घूमने लगे। एक बार जब वो रिसेप्शन पर खड़ा था तभी लड़की ने उसे एक कागज दिया था, उसको सावधान किया था कि यहाँ पर उसके लिए खतरा है। अपूर्व ने मैनेजर से सब कुछ जाने को कहा तो उसने लड़की को जॉब से निकाल दिया। लड़की को देखकर भी उसे बहुत सारी बातें याद आने लगी। इस लड़की से उसका गहरा रिश्ता था। अभी भले ही रिसेप्शनिस्ट है लेकिन आगे चलकर रिश्ता जुड़ने वाला है। ये और कोई नहीं बल्कि सिया है जो अनाथ आश्रम में हेल्प करने के लिए यहाँ पार्ट टाइम रिसेप्शनिस्ट का जॉब करती थी। अपूर्व ने ध्यान से सिया को देखा और अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट के लिए लिफ्ट लेकर चला गया। उसका स्वीट 40th फ्लोर पर था। 40th फ्लोर पर कुछ और भी कमरे थे लेकिन उन कमरों में कोई भी गेस्ट नहीं रुकता था। अगर अपूर्व की फैमिली या फ्रेंड्स कोई आते थे तभी उन रूम को बुक किया जाता था, वरना 40th फ्लोर पूरा खाली रहता था। अपूर्व के कदम जाकर प्रेसिडेंशियल स्वीट 1600 के बाहर रुके। पूर्व ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। सारे बॉडीगार्ड गलियारे में अपनी जगह खड़े हो गए। आज उसके साथ दूसरे ही बॉडीगार्ड थे। उसने पुनर्जन्म के बाद सारे बॉडीगार्ड्स को चेंज कर दिए थे। जो गद्दार थे उन्हें ब्लैक होल में भेज दिया था जहां पर बॉडीगार्ड को ट्रेनिंग और पनिशमेंट दोनों मिलते थे। अपूर्व रूम की निकालकर दरवाजा खोला और धीरे से अंदर गया। उसकी नज़र सोफे पर बैठे नीरज और नीना पर गई। पहले कभी भी अपूर्व ने ध्यान से नीना को नहीं देखा था लेकिन आज जब उसने देखा तो नीना की हल्की सी लिपस्टिक बिखरी हुई दिखाई दी, बाल भी थोड़े मैसी और उसकी आंखों में मदहोशी देखी जा सकती थी। उसकी गर्दन के पास नाखून का निशान था। अपूर्व ने गहरी सांस ली और एक सिंगल सोफे पर किसी किंग की तरह जाकर बैठ गया और नीना को स्कैन करने लगा। भले ही नीना यदुवंशी अपूर्व को पसंद नहीं करती थी, वो नीरज से प्यार करती थी, लेकिन अपूर्व के जैसे डैशिंग और हैंडसम इंसान की नज़र खुद पर इतनी गहराई से पाकर उसका पूरा बदन मदहोशी से भर गया और उसे एक कंपन सी महसूस हुई। उसका मन कर रहा था वो अपूर्व की गोद में जाकर बैठ जाए और उसे एक किस करने लगे, लेकिन नीना ने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया। उसके दिमाग में अपने दादाजी की एक बात गूंज रही थी, नीना यदुवंशी, तुम्हें कभी भी अपने मकसद से मत भटकना नहीं है, चाहे तुम्हारे सामने कुछ भी आए। कभी भी अपने मकसद के ऊपर किसी भी चीज को नहीं आने देना है। तुम्हें सिसोदिया फैमिली को बर्बाद करना है, ये बात हमेशा याद रखना। तुम कुछ करो मुझे परवाह नहीं, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा मकसद आना चाहिए, वरना तुम्हें यदुवंशी खानदान के रूल्स के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। और उसे पनिशमेंट के बारे में सोचकर नीना की रूह उसका शरीर छोड़ देती थी, क्योंकि यदुवंशी फैमिली में खुद के फैमिली मेंबर को टॉर्चर किया जाता था कि उसे ना तो मरने दिया जाता था और ना ही ठीक से सांस लेने का मौका देते थे। रात दिन बस टॉर्चर होता था। अगर कोई फैमिली मेंबर फैमिली रूल्स के खिलाफ गया तो पहले मीना के दादाजी ने उससे पूछा था क्या वो सिसोदिया खानदान से उनका बदला लेना चाहती है या नहीं। उन्होंने नैना को सोने का टाइम भी दिया था, इसके साथ ही सिसोदिया फैमिली की पूरी इन्फॉर्मेशन भी दी थी। लेकिन फिर भी नीना के अंदर गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। उसने बिना सोचे समझे अपने दादाजी को वादा कर दिया था और अपूर्व के साथ प्यार का नाटक करते हुए उसकी तरफ अट्रैक्ट बहुत बार हुई थी, लेकिन यदुवंशी खानदान के रूल और पनिशमेंट उसे अपने मकसद से भटकने नहीं देते थे। वही ओल्ड श्री यदुवंशी भी यह सब जानते थे कि नीना कभी भी भटक सकती है, इसीलिए रोज नीना को यदुवंशी खानदान के पनिश हॉल में जाने का रूल बना दिया था, जिसे जब भी नीना वहां टॉर्चर होते लोगों को देखते तो वो अपने मकसद के अलावा कुछ नहीं सोच पाती थी। एक फेमस डॉक्टर थी, वो कैसे बनी यह तो नहीं पता, लेकिन यदुवंशी हॉस्पिटल की सबसे बेस्ट डॉक्टर की लिस्ट में आती थी और कुछ दिनों पहले इंग्लैंड एक ऑपरेशन में शामिल होने गई थी।
अपूर्व को इतना पता था, बाकी कुछ भी नहीं। दरअसल नीना कोई बेस्ट डॉक्टर नहीं थी। उसने ऐसे करोड़ पैसे देकर डिग्री हासिल की थी और वो यदुवंशी हॉस्पिटल में डॉक्टर ट्रेनी को ब्लैकमेल करके काम करवाती थी, जो कि नीना की असिस्टेंट थी और इंग्लैंड सर्जरी के लिए वो असिस्टेंट ही गई थी, वह भी नैना यदुवंशी के नाम पर। जब नीना कोई ऑपरेशन में शामिल होती थी तो नीना हमेशा अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रहती थी। वैसे नीना और उसके असिस्टेंट की हाइट और बॉडी एक जैसी थी, क्योंकि हाइट तो सेम थी लेकिन बॉडी नीना ने असिस्टेंट को टॉर्चर कर करके बनवाई थी। नीना इतने दिनों से नीरज के साथ यही इंडिया में ऐश कर रही थी। वही उसकी असिस्टेंट ने सारा ऑपरेशन खत्म किया और नाम हर जगह नीना का हो रहा था, क्योंकि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और नीना और ज्यादा फेमस हो गई थी। यह बात अपूर्व को पिछले जन्म में मरते वक्त तक पता नहीं चली थी, लेकिन इस जन्म में उसने नीना की छानबीन कराई, उसे सब कुछ पता था। नीना और नीरज इतने दिनों से एक पुरानी क्लब के रूम में रात दिन एक साथ बिजी थे। नीरज भी उसका मिलने आता था, क्योंकि वो नीना के साथ हर वक्त रहता था। एक तो रूम में बैठे बैठे बोर हो जाती थी, दूसरा नीना ना इतनी ज्यादा घटिया थी कि वो बिस्तर से नीरज को निकलने ही नहीं देती थी। नीरज थक जाता था लेकिन नैना कभी नहीं थकती थी। नीना ने मुस्कुराकर प्यार से अपूर्व से कहा, पूर्व बेबी, मैंने इतना बड़ा ऑपरेशन सक्सेसफुली हैंडल किया, इसीलिए मैंने सोचा आज हम तीनों दोस्त मिलकर पार्टी करते हैं। तुम्हें मेरी खुशी में शामिल होकर अच्छा तो लग रहा है। अपूर्व ने नीना की आंखों में देखते हुए सिर हिलाया। वहीं नीना भी प्यार से अपूर्व की आंखों में देख रही थी। अपूर्व को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या औरत है जो उसके साथ धोखा करने के बाद भी ऐसे नजरें मिलाई बैठी है, जैसे सच में उससे प्यार करती है। वहीं नीरज को अपूर्व से जलन हो रही थी। नीना उसके सामने अपूर्व को मदहोशी भरी नजरों से देख रही थी। दूसरा अपूर्व उससे कहीं ज्यादा पावरफुल, हैंडसम और अमीर था। वह अपूर्व के 1% भी बराबर नहीं था। नीरज को अपूर्व से नफरत और जलन दोनों होती थी। वो चाहता था एक दिन अपूर्व का सब कुछ उसका हो जाए, जैसे अपूर्व से सब लोग डरते हैं और आगे पीछे घूमते हैं, सब उसके साथ हो। वही नीना तुरंत अपनी व्हाइट ड्रेस लहराते हुए खड़ी हुई। उसने इस वक्त सिल्क का व्हाइट गाउन पहन रखा था। उसने अपने काले लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था। चेहरे पर हल्का मेकअप था, जिसमें वो खूबसूरत एंजल की तरह लग रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी राक्षसी भी रूप बदलकर लोगों को फंसाने आ जाती है, वैसे ही नीना एक परी की भैंस में राक्षसी थी। ये बात अपूर्व को पता चल गई थी। निया की बाहरी खूबसूरती की जगह अंदर का कालापन दिख रहा था। आज अपूर्व को एहसास हुआ कि पूर्वी की मासूमियत और सादगी भरी खूबसूरती के आगे ये चुड़ैल कुछ भी नहीं है। मीना ने चैंपियन की बोतल जैसे ही खुली तो अचानक एक चीज उसे कमरे में गूंज गई। दोपहर का वक्त ढल रहा था। होटल के लग्जरियस रूम में अपूर्व किंग की तरह एटीट्यूड से बैठा दो बंदरों को अपने अपनों इशारों पर नाचते हुए देख रहा। नीना और नीरज दोनों बंदर तो है जो अपने मदारी जैसे फैमिली के इशारों पर नाच रहे थे। जहां नीरज अपनी मां की लालच और पैसों की भूख मिटाने के लिए दोनों पहले वीरानी फैमिली के ऊपर कुंडली मारकर बैठा था और उसकी नजर अपूर्व की पावर और प्रॉपर्टी पर नजर थी। वहीं नीना ओल्ड मिस्टर यदुवंशी के बदले की भूख को मिटाने के लिए दो लड़कों को साथ में डेट कर रही थी और अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर इशारों पर नाच रही थी। दोनों बेवकूफ सपने देख रहे थे कि वो अपूर्व को खुश करके उसे बंदर बना लेंगे, लेकिन उन्होंने दोनों को अभी यह भी एहसास नहीं था कि अपूर्व नहीं बल्कि वो दो बेवकूफ बंदर लग रहे हैं। अपूर्व भी नीना की आंखों में खुद लिए प्यार साफ देख सकता था। वो नीरज के साथ रिलेशन में खुद को कंट्रोल करने के लिए थी, ताकि वो अपूर्व के प्यार में पागल ना हो जाए। नैनू, तुम अपूर्व को ऐसे क्यों घूर रही हो जैसे कच्चा ही खा जाओगी? नीरज नकली हंसी के साथ बोला। अपनी जलन और नहीं रोक पा रहा था। नीना को नीरज पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो उसके और अपूर्व के बीच क्यों आ रहा है, सब कुछ पहले से जानता है। फिर भी वो नकली हंसी के साथ उसे गुस्से भरी नजरों से भरी घूरते और मजाकिया अंदाज में धमकी देते हुए कहा, नीरज, क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को प्यार से ना देखकर तुम्हें देखूं? अब तुम्हारी गलती है, तुम सिंगल हो और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो जहां प्यार होता है वो एक दूसरे में खो ही जाते हैं। नीरज को बहुत तेज गुस्सा आया। अपूर्व की आंखों के सामने पूर्वी का चेहरा घूम गया। कैसे दोनों एक दूसरे के करीब आते ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। अपूर्व को एहसास हो रहा है वो पूर्वी से प्यार करने लगा है। पहले वो बस पिछले जन्म की गलतियों के गिल्ट, जुनून में, धोखे और पछतावे में पूर्वी को पाना चाहता था। सबसे बड़ा कारण, अपूर्व अपनी नन्ही सी प्रिंसेस को वापस लाना चाहता था। नीरज बुरी तरह जलभूनकर गुस्से में शांत बैठ गया। नैना ने बात बदलने के लिए कहा, चलो ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के सेलिब्रेशन में कुछ ड्रिंक हो जाए। शैंपियन को ओपन करती है तो कुछ शैंपियन उछलकर उसके हाथ पर जाकर गिरा। उसकी चीख निकल जाती है। वहीं नीरज भागकर उसको चेक करता है।
वही अपूर्व अभी वैसे ही बैठा हुआ था, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो किसी दर्शन की तरह ऐसे बैठा हुआ था जैसे सामने कोई टीवी पर डेली शॉप चल रहा हो और वो एंजॉय कर रहा। नीरज ने देखा कि नीना का हाथ बुरी तरह जल गया है। उसे हैरानी हो रही थी कि चैंपियन से ऐसे हाथ कैसे डाल सकता है। वही नीना बुरी तरह तड़प रही थी। उसने दर्द में भी तिरछी नजर करके अपूर्व की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा, नफरत, प्यार की कोई भावना नहीं थी। यह नीना को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर याद आए कि अपूर्व तो हमेशा से ऐसा था, वो कभी अपनी भावनाओं को नहीं दिखता था। नीना बुरी तरह अपना हाथ झटकते हुए बोली, अपूर्व प्लीज जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये सुनकर अपूर्व अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, डॉक्टर की क्या जरूरत है, तुम्हें पता है मैं भी मेडिकल की स्टडी की है और तुम भी डॉक्टर हो। ये कुछ खास नहीं, कोई ऐसा केमिकल है जो स्किन को जला रहा है। तुम्हें भी पता नहीं चला क्या नीना? नीना ने सिर हिलाते हुए कहा, वो दर्द के कारण मैंने ध्यान नहीं दिया, प्लीज कुछ करो, मुझे जलन बर्दाश्त नहीं हो रही। अपूर्व सिर हिलाकर इमरजेंसी बेल बजाता है। अपूर्व की हरकतें देखकर नीरज ने आंसू छुपाते हुए मन में कहा, मेरी बेबी दर्द में तड़प रही थी, तब ऐसे बैठा था जैसे मेरी बेबी कोई एक्टिंग शो चला रही हो और यह डेविल यहाँ एंजॉय कर रहा हो और अब यह मेडिकल किट मंगा रहा है। क्या ये कोई छोटा बच्चा है जो इसे नहीं पता कि चोट लगने पर मेडिकल किट की जरूरत पड़ती है? ये पहले नहीं मंगा सकता था क्या? ये कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव नहीं कर रहा? आधे घंटे बाद वहां होटल का स्टाफ भी आता है तो अपूर्व उसकी तरफ देखकर बोला, यहाँ जो मेडिकल किट है वो लेकर आओ। ये सुनकर वो स्टाफ फिर चला गया। वही नीना पिछले 45 मिनट से वो दर्द बर्दाश्त कर रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि अपूर्व उसके लिए फिक्र नहीं दिख रहा। नीना जानती थी कि अपूर्व जुनून और कोल्डनेस का जीता जागता उदाहरण रहा है। अपूर्व हमेशा से किसी चीज को हासिल करने के लिए या तो जुनून दिखता था या किसी को डराने के लिए अपनी कोल्डनेस का। नीना को पूरी तरह तो शक नहीं हो रहा था, बस उसके दिल को अजीब से एहसास हो रहे थे। आखिर में स्टाफ जल्दी से मेडिकल किट लेकर आया। अपूर्व ने उसे अपने सामने बैठने को कहा लेकिन उसके हाथ को जरा सा भी छुआ नहीं। ये देखकर नीना अपूर्व को घूरने लगी। अपूर्वा ने धीरे से मेडिकल किट से जलने का निशान साफ करने के लिए डिटॉल निकली। उसे देखकर नीना की डर के कारण आंखें बड़ी हो गई तो अपूर्व बोला, चैंपियन के अंदर वो केमिकल मिला हुआ है, इसीलिए इसे इन्फेक्शन हो सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं पूरे स्टाफ को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। मुझे लगता है होटल का सारा स्टाफ कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसे चेंज करना पड़ेगा। ये सुनते ही नीरज और नीना की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपूर्व ऐसा क्यों कह रहा है। क्या उसको कुछ पता चला है या उन पर शक हो गया है? अपूर्व ने जोर से डिटेल का भरा हुआ कॉटन जल्दी के निशान पर रख दिया तो नीना की चीख निकल गई। नीना की चीखें हैं। अपूर्व को बहुत सुकून महसूस कर रही थी, वह भी और उसकी मासूम पूर्वी भी ऐसे ही तड़पती होगी जैसे अब ये तड़प रही है। अपूर्व धीरे धीरे हर किसी का बदला इन दोनों को तड़पा तड़पा कर लेगा। ये सोचकर अपूर्व के होठों पर एक सिविल स्माइल आ जाती है। उसे जल्दी से छुपाकर और जल्दी जल्दी उसके घाव का ट्रीटमेंट करने लगता है। नीना की आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। उसका दिमाग ब्लैक पड़ गया था। वही नीरज की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपूर्व से उनको छुपाने की कोशिश कर रहा था। नीरज कैसा भी लड़का क्यों ना हो, लेकिन वह नीना और अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। शायद वो अपनी माँ और नीना के लिए इन गलत रास्ते पर चला था, वरना तो कोई बच्चा जन्म से गलत पैदा नहीं होता है। नीना, मैं रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें शायद बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा, हम फिर कभी सेलिब्रेट कर लेंगे, अपूर्व बिना किसी भाव के बोला। तभी अपूर्व का फोन बज। उसने जैसे ही स्क्रीन पर चमक रहे नाम को देखा तो उसने तुरंत कॉल पिक दिया। उधर से उसके बॉडीगार्ड की आवाज आई, सर लेक्चर खत्म हो गए हैं। ये सुनकर अपूर्वा ने कहा, मैं अभी आता हूं, तुम मेरा वेट करो और उनका पीछा करना। अपूर्व ने नीना की तरफ देखकर कहा, अपना ख्याल रखना, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना होगा, प्रॉमिस में फिर कभी तुम्हें डिनर पर ले चलूंगा। ये सुनकर नीना खुश हो गई, शायद अपूर्व भी उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। वही नीरज का मुंह बन गया। अपूर्व नीरज की तरफ देखकर बोला, इसे ध्यान से घर छोड़ देना और ख्याल रखना, देखना ये टाइम पर मेडिसिन ले रही है या नहीं। नीरज ने सामने से तो ऐसे से हिलाया जैसे वो अपूर्व की बात मान गया, लेकिन मन में बोला, साला डेविल मुझे ऐसे ऑर्डर दे रहा है, इसे मैं इसका सर्वेंट हो, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसका ख्याल भी रख लूंगा और तुम्हारा ऑर्डर की मुझे जरूरत नहीं है। अपूर्व तुरंत रूम से बाहर निकल गया। उसका यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं था, वरना पूर्वी कब का घर पहुंच जाएगी और वो अपनी मासूस लवर से मिल भी नहीं पाएगा। वैसे ही सुबह से नखरे दिखा रही थी, अभी तो उसके नखरों को बारे में भी जानना है कि वो इतने नखरे क्यों कर रही है।
पूर्वी के बारे में सोचता हुआ अपूर्व तेजी से होटल की लिस्ट में घुस गया। वहीं उसके आधे बॉडीगार्ड उसके साथ आधे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। फिर आगे जाकर पब्लिक लिफ्ट लेकर वो भी अपूर्व के पीछे दौड़ पड़े। वही रूम में मीना की आंखें चमक रही थी क्योंकि अपूर्व ने उसको डेट पर ले जाने का वादा किया था, वरना तो अपूर्व के पास टाइम ही नहीं होता था। वो हमेशा बात पर टाल देता था, कभी कभी हिल कैस्टल में लंच या डिनर कर लेता था, कभी बाहर लेकर नहीं जाता था। वहीं नीरज को चिढ़ मच रही थी, लेकिन फिर भी वो शांत था। उसे पड़ा था अगर उसने अभी कुछ भी कहा तो शायद नीना को ऐसा लगेगा कि उसके बदले के बीच आ रहा है, फिर नीना उसे भी छोड़ देगी क्योंकि नीना को अपने दर्द और मौत से बहुत डर लगता है। वो नीना को खोना नहीं चाहता था, तो उसने धीरे से उसे बिस्तर पर लेटने को कहा और रूम का दरवाजा बंद कर दिया। नीना ध्यान से नीरज का चेहरा देख रही थी, जिसकी आंखें नम थी। नीना भी जानती थी नीरज उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। नीना ने दूसरा हाथ उठाकर प्यार से उसका गाल सहलाते हुए कहा, डार्लिंग मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम चाहो तो हम मिलकर बेड पर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये सुनकर नीरज का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। ऐसा नहीं था कि नीरज चालाक था, लेकिन वह साथ थोड़ा मासूम और प्यार के लिए तरसते वाला बच्चा भी था। उसे अगर कोई थोड़ा सा प्यार देता तो वो उसके लिए पागल हो जाता था। मीना ने हंसते हुए कहा, हाय मेरा बाबू शर्मा गया। ये बोलकर वो उसके होठों पर किस लेती है। नीरज से अब अपने आंसू कंट्रोल नहीं होते और वो नीना के होठों को बुरी तरह किस कर रहा था। दोनों कठपुतली आज अपनी डोर को खींचकर एक दूसरे की फिर से होने को तैयार थी। नीना और नीरज एक दूसरे में खोए हुए थे। दूसरी तरफ अपूर्व की कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। उसे 20 मिनट में कॉलेज के बाहर पहुंचाना था, वरना पूर्वी जल्द बाहर आ जाएगी। लेकिन आज अपूर्व की किस्मत भी अच्छी थी। गार्डन में बैठी पूर्वी को निया प्यार से मना रही थी। वह उसे सुबह से नाराज थी, इसीलिए निया पूरी कोशिश कर रही थी। पूर्वी पहले की तरह उसे बात करने लगे। नैना के पास पूर्वी और नकुल के अलावा था ही कौन। नकुल अपनी मॉम के मेडिसिन लेने बाहर गया था। अब निया के पास बस पूर्वी थी, जहां वो अपना दर्द भूलकर सुकून से वक्त बिता सकती थी। इसी तरह वो कुछ देर रूठना मनाना करती है। फिर जैसे कॉलेज से बाहर आई, इस वक्त अपूर्व की कार भी कॉलेज के गेट की कुछ दूरी पर पहुंच गई। पूर्वी को कॉलेज से बाहर निकलता देखकर अपूर्व ने राहत की सांस ली और वो ध्यान से दोनों को देखने लगा। इंडिया पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ रही थी कि तभी निया का फोन बज और उसके डैड ने कॉल किया था। निया का मन तो नहीं था उस कॉल रिसीव करने का, लेकिन अपनी तृष्णा बुआ के बारे में सोचकर उसने कॉल रिसीव किया। उधर से उसके पापा ने कुछ कहा तो और निया के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए और उसने सिर हिलाकर पूर्वी की तरफ देखा तो पूर्वी ने उसे जाने का इशारा किया और वो खुद चली जाएगी। निया ने मजबूरी में पूर्वी को ध्यान से जाने का कहा और खुद अपनी कार लेकर निकल गई। शाम का वक्त था, सारे स्टूडेंट जा चुके थे। पूर्वी कुछ लोगों के बीच सड़क पर खड़ी की टैक्सी को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने कब भी बुक करने की कोशिश की, लेकिन उसका ठीक से काम नहीं कर रहा था। पूर्वी परेशान हो गई और वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए टैक्सी भी ढूंढने लगी। कुछ दूर जाने पर भी जब टैक्सी नहीं मिली तो वो परेशान हो गई। अचानक ही उसके पास एक कार आकर रुकी। कार की खिड़की का शीशा नीचे हुआ तो उसको अपूर्व दिखाई दिया। अपूर्व ने उसे करके अंदर आने का इशारा किया। पूर्वी को सुबह अपूर्व का अजनबियों की तरह दूर भेज देना और दोपहर को खुद केबिन में बुलाया और एक कॉल आने पर किसी अजनबी की तरह बिना बताए कुछ बोले वहां से चले जाना। कभी इतने करीब आना से उसे अपूर्व को लेकर अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। ये सोचकर पूर्वी ने अपूर्व को इग्नोर किया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ये देखकर तो अपूर्व की आंखें सिकुड़ गई। पूर्व में जुनून से कहा, ओह नखरीली, तुम कुछ ज्यादा नखरे कर रही हो। सनम, तुम्हारे नखरे नहीं उठाएंगे तो किसके उठाएंगे? हम तो तेरे इश्क में पागल है जानम, हम तुम्हारे नखरे सर आंखों पर उठाएंगे। पूर्वी का इग्नोर करना अपूर्व को गुस्सा भी दिला रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि यह इस तरह बिहेव क्यों कर रही है। अचानक कर रुकी और अपूर्व बाहर निकलकर पूर्वी की तरफ बढ़ने लगा। एक नजर पीछे डाली, अपूर्व करीब आ चुका। अपूर्व को देखकर वो अपनी जगह पर रुक गई। अपूर्व और पूर्वी खामोशी से खड़े थे। पूर्वी के पीछे से शाम की धूप को अपूर्व ने ब्लॉक कर दिया था, वह उसकी पीठ को घर रहा था। मौसम बिगड़ने लगा और ठंडी हवाएं भी चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी बारिश आ सकती है। ठंडी हवाओं में पूर्वी कांपने लगी। अपूर्व से देखा नहीं गया। उसने पूर्वी का हाथ पकड़ा और अपनी बाहों में खींचते हुए गर्माहट देने लगा। पूर्वी के दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूर्व ने देखा कि बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है तो उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे ले जाकर कर की बैक सीट पर बैठा दिया और खुद भी बैठ गया। पूर्वी सिकुड़ कर बैठी थी तो अपूर्व ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चुपचाप इधर आओ, तुम बीमार हो जाओगी।
पूर्वी ने नाराजगी से सिर घुमाकर और तिरछी नजरों से अपूर्व को देखने लगी। अपूर्व उसके करीब आया। पूर्वी खिड़की की तरफ गई। अपूर्व ने उसको पकड़ा और अपनी बाहों में खींच लिया और अपने ओवरकोट से कवर कर लिया। अपूर्व ने देखा कि किसी खरगोश के बच्चों की तरह उसकी बाहों में समा गई है तो उसे भी सुकून मिला। अचानक अपूर्व पूर्वी को खुद से अलग गुस्से से घूरने लगा। शाम का वक्त एक कार रोड पर दौड़ रही थी। उसकी बैक सीट पर अपूर्व और पूर्वी एक दूसरों की बाहों में समाये हुए थे। पूर्वी भले ही नाराज थी और नखरे कर रहे थी, लेकिन अपूर्व की बाहों में उसे एक अलग सी ठंडक और सुकून महसूस हुआ। वही अपूर्व ने जैसे ही उसको अपनी बाहों में भरा तो उसे कुछ महसूस हुआ। उसने झटके से पूर्वी को खुद से अलग किया। अपूर्व ने फिर वैसे उसको अलग कर दिया। पूर्वी को एहसास हो गया अपूर्व एक बार फिर अजनबियों की तरह उसे बीच सड़क पर छोड़कर चला जाएगा। पूर्वी की आंखें आंसुओं से भर गई और आंसू कुछ सेकंड में गालों पर आकर बहने लगे। ये देखकर अपूर्व का दिल बुरी तरह सिकुड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे पूर्वी के आंसू पानी के ना होकर तेजाब के हैं और वो किसी बारिश की बूंद की तरह उसके दिल पर पड़ रहे हैं। अपूर्व का सांस लेना मुश्किल हो गया तो वो तड़प कर बोला, क्या हुआ जाना, तुम रो क्यों रही हो, और अगर तुम इतनी तकलीफ में हो तुमने बताया क्यों नहीं, तुम्हें फीवर है। फिर गुस्से से गुर्रुया कर ड्राइवर से बोला, जल्दी कार को हॉस्पिटल की तरफ को। पूर्वी की सांसें अटक गई। उसको डॉक्टर और इंजेक्शन से बहुत डर लगता था। एक हादसे की वजह से कितनी भी बीमार हो लेकिन वो किसी को नहीं बताती थी, खुद चुपके से दवाएं ले लेती थी। पूर्वी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपूर्व को कैसे मना करे कि उसको हॉस्पिटल नहीं जाना। इधर अपूर्व ने फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। अपूर्व को करीब महसूस कर पूर्वी का दिल खुशी से उछलने लगा और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वो सुबह से अपूर्व को इग्नोर कर रही थी, लेकिन उसकी बाहों में आकर सब कुछ भूल गई। उसे बस यही याद रहा कि यह जगह सिर्फ और सुकून से भरी है। वो जिंदगी भर ऐसे रह सकती है। ये सोचकर पूर्वी का दिल एक धुन में धड़कने लगा। उसे अजीब सी तड़प और अजीब से एहसास होने लगे। पता नहीं पूर्वी को क्यों ऐसे एहसास हो रहे थे, जैसे वह अपूर्व को अपनी बाहों में जकड़ ले वो और ज्यादा उसकी आरामदायक बाहों में समा जाए। और पूर्वी धीरे धीरे अपूर्व के करीब और करीब होने की कोशिश कर रही थी। अब तो वो इतने करीब थे कि उनके बीच हवा जाने की जगह नहीं थे। ये देखकर अपूर्व ने एक झटके में पूर्वी को कमर से पकड़ा और अपनी गोद भी बैठा लिया। पूर्वी की तो सांसें ही अटक गई थी, वहीं अपूर्व की सांस भी थोड़ी तेज हो गई और उसके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे। लेकिन अपूर्व ने कुछ गहरी सांस लेकर अपने आप को कंट्रोल किया। वो जानता था कि पूर्वी को फीवर के कारण ठंड लग रही है, इसीलिए वो उसके करीब होकर गर्माहट पाना चाहती है। लेकिन अपूर्व को यह एहसास नहीं था कि पूर्वी के मन में कहा पैदा नहीं, क्यों सर आपकी बाहों में वो गर्माहट है, मैं डॉक्टर के पास बिना जाए ठीक हो सकती हूँ। थोड़ी बात कार हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी तो अपूर्व ने धीरे से पूर्वी को खुद से अलग किया तो उसको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने फिर से अपूर्व के बाहों में जाने की कोशिश की। ये देखकर अपूर्व उसे अजीब नजरों से देखने लगा। पूर्वी ने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया तो अपूर्व के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। फिर बाहर आया, दूसरी साइड का दरवाजा खोल पूर्वी को बाहर आने का इशारा किया। वो अपनी जगह पर स्टैचू बनी सिर झुकाकर बैठी थी। अपूर्व को लगा पूर्वी अभी उसको शर्मा रही है। उसने झुककर के अंदर हाथ पकड़कर और उसका चेहरा पकड़ ऊपर उठाया और उसकी आंखों में कुछ देर देखकर धीरे से गोद में उठाया और फिर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगा। पूर्वी ने उसकी शर्ट का कॉलर कसकर पकड़ा, उसके सीने में अपना सिर घुसा लिया। अपूर्व उसे लिफ्ट की ओर लेकर बढ़ गया। हॉस्पिटल में सब लोग दोनों को मुड़ मुड़ कर देख रहे थे और उनके प्यार को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद दोनों डॉक्टर के केबिन में थे। अपूर्व ने पर्द के पीछे बिस्तर पर पूर्वी को लेटा आया, उसे दूर हुआ, उसकी काली आंखों में देखकर बोला, ये दिल तुमसे दूर जाने की खता नहीं करना चाहता। तेरे बिना हर पल लगता है सुना। तेरी मुस्कान से मेरी जिंदगी सवारी है, तू मेरी ख्वाबों में हर रोज आता है। इन बाहों पर तुम्हारा हक है, इनमें हर कोई जाना चाहता है। लेकिन किसी को नहीं पता इनका मालिक एकमात्र है जो सबसे कातिल, हसीना और बेरहम है, जिसने एक खूंखार, बेरहम और बेदर्द डेविल को बड़ी बेरहमी से काबू में कर लिया। पूर्वी को तो कुछ समझ नहीं आया, ऊपर से उसके मन में डॉक्टर का डर और बुखार की वजह से उसे बेहोशी आ रही थी। उसका चेहरा भी सफेद पड़ गया था। पूर्वी पूछना चाहती थी कि यह करीबियां और दूरियों का खेल वो उसके साथ क्यों खेल रहा है। पहली बात, वो अपूर्व के सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। दूसरा कि आज उसकी खुद की हालत खराब थी, वो लगभग आधी बेहोशी में थी। डॉक्टर का डर उसे पूरी तरह बेहोश नहीं होने दे रहा था। वह वहां से जाने ही वाला था कि पूर्वी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सर प्लीज। पूर्व उसके सफेद चेहरे को तड़प कर देखकर प्यार से बोलो, हम
आप प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, और हमारी इन करीबियों का क्या मतलब है, और अभी आपने कहा उसका क्या मतलब है, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आई। अपूर्व ईविल स्माइल के साथ बोला, जिस दिन तुम्हें मेरी बातें समझ आ जाएगी उसी दिन तुम्हें इन सारे एहसासों का मतलब समझ आ जाएगा, तो करीबियां दूरियां सब कुछ तुम्हें अच्छी लगने लगेगी, कि खबर भी नहीं होगी, उसी जगह कैद हो जाओगी तो भी वह कैद बहुत अच्छी लगेगी, तुम वहां से कभी निकलना भी नहीं चाहोगी। पूर्वी अपूर्व की बातें सुनकर और उसके हाथों की गर्माहट की वजह से सेफ पुल करने लगी, और उसके दिल के सारे डर और बेचैनी खत्म हो गई, जिसे वो सुकून से बेहोश हो गई। ये देखकर का दिल उसके मुंह तक आ गया। उसने तुरंत पूर्वी के गाल थपथपाकर प्यार से कहा, जाना क्या हुआ, आंखें खोलो प्लीज, मुझे बताओ, तुम्हें समझ में आया क्या, तुम मेरे प्यार कैद में कैद होना चाहोगी, प्लीज जाना, अपनी आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें। वह बार बार उसके गाल दबाते हुए उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से एक हाथ कंधे पर आया तो अपूर्व ने भी पीछे मुड़कर देखा। सामने उसका स्कूल फ्रेंड विक्रांत खड़ा था, जो कल ही इंडिया वापस आया था। विक्रांत टू इंडिया आना ही नहीं चाहता था। वो तो अपूर्व को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने विक्रांत को यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर दिया। विक्रांत जब अपने केबिन में आया, वहां वह जानी पहचानी आवाज सुनी तो वो बेचैनी से उसे जगह पर आया। वहां एक लंबे चौड़े आदमी की पीठ द उसकी तरफ थी। वो लड़की के ऊपर झुका हुआ था, उसे भी बेचैनी और तड़प कर उठने की कोशिश कर रहा था। विक्रांत का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो देखना चाहता था यह आवाज उसी की है, वो सच में यहाँ है क्या। विक्रांत ने अपूर्व के कंधे पर हाथ रख तो अपूर्व पलटा। अपने दोस्त को सामने देख विक्रांत की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अपूर्व के गले लगकर उस शिकायत करने ही वाला था कि अपूर्व ने उसे खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, यहाँ बच्चों की तरह रोना और शिकायत करना बाद भी, पहले मेरी जाना का ट्रीटमेंट करो, उसे पता नहीं क्या हो गया है, वो बेहोश हो गई, उसको होश में लो, वरना तुमने पिछली बार तो मैंने यूएसए भेजा था, लेकिन इस बार तुम्हें नर्क भी भेज दूंगा। विक्रांत का दिल गुस्से से भर गया। यह उसका दोस्त कभी नहीं बदल सकता। उसने तो सोचा था शायद अपूर्व की आंखों के सामने सारी सच्चाई आ गई, शायद अपूर्व को अब तो नीना का असली चेहरा देखा गया, लेकिन वह अभी भी उसे लड़की के प्यार में पागल है। विक्रांत अभी कुछ खाने बोला था कि उसकी नजर बिस्तर पर लेटी मासूम सी एक गुड़िया पर गई तो उसका दिल पिघल गया। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ तो उसका दिल कर रहा था वह खुशी से अपूर्व के गले लग जाए, लेकिन अपने सामने पड़ी लकड़ी की हालत देखकर उसने खुद को कंट्रोल किया और उसकी कलाई पढ़कर उसे चेक करने वाला था। अपूर्व उसे पीछे खींचते हुए बोला, तुम दूर से भी चेक नहीं कर सकते क्या, उसे पकड़ना जरूरी है क्या। ये सुनकर विक्रांत ऐसे घूरने लगा जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो। फिर वो हल्का सा चिढ़कर बोला, क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान दिखता हूँ जो अपनी हर पेशेंट के साथ गलत काम करता है, वो फ्लर्ट करता है। तुम भी पता भी है डॉक्टर्स अपना काम कैसे करते हैं। तुमने भले डॉक्टर की डिग्री ले ली हो, लेकिन तुमने कभी भी अच्छे से पढ़ाई नहीं की, जिस वजह से तुम्हें नहीं पता कि कैसे चेकअप किया जाता है। अगर तुम्हें इतना नॉलेज है तो खुद चेकअप कर बता दो। अपूर्व ने विक्रांत को घूर कर देखा और फिर कहा, जल्दी इसका चेकअप करो। विक्रांत ने सिर हिलाया और उसकी कलाई जैसे ही पकड़ी, पूर्वी अचानक उठकर बैठ गई। वो देरी सहमी नजरों से डॉक्टर विक्रांत को देखते हुए बोले, प्लीज डॉक्टर मुझे हाथ मत लगाए, मुझसे दूर रहिए प्लीज, मेरे करीब बताए। वह अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी, जैसे विक्रांत उसे गंदे तरीके से टच कर रहा हो। ये देखते ही विक्रांत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसको लगा शायद अब उसका दोस्त उसको सच में नर्क में भेज देगा, क्योंकि पूर्वी की हरकतें ही ऐसी थी। एक पल को तो विक्रांत को लगा शायद ये लड़की नीला से भी 4 कदम आगे है। अचानक पूर्वी के आंखों के आंसू और मासूमियत देखकर वो समझ गया कि उसको कोई गलत हादसे की याद आ गई। वही अपर्व उसे जानलेवा आंखों से घर रहा था तो विक्रांत ने हकलाते हुए कहा, देखो अपूर्व, उनके साथ किसी डॉक्टर ने गलत इंसिडेंट किया है, इसीलिए उन्हें इस बात का इल्यूजन हो रहा है, मेरी कोई गलती नहीं। अपूर्व ने भी धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी गलती ना हो वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना फिर मुझे मत कहना कि मैं भी बेरहम हूं। अपूर्व जैसे पूर्वी की तरफ बढ़ने वाला था, वहीं पूर्वी अपूर्व की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखती है और किसी बंदर के बच्चे की तरह उछालती हुई सीधा अपूर्व पर लिपट गई और कमर के चारों तरफ अपने पर लपेटकर वो उसे किसी बंदर के बच्चे की तरह लिपट गई। विक्रांत ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम इसका इन्वेस्टिगेशन बाद में करना, इन्हीं ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है, इन्हें एक ग्लूकोज की बोतल चलेगी और कुछ इंजेक्शन लगेंगे। इंजेक्शन का नाम सुनकर पूर्वी ने जोर से अपूर्व के गले पर बाइट कर लिया। अपूर्व को कोई फर्क नहीं पड़ा, बस उसके शरीर में एक अजीब सी मदहोशी और सिरहन दौड़ गई।
अपूर्व का मन कर रहा था कि पूर्वी से वो इस बाइट का बदला ले, वह भी उसी के अंदाज में, लेकिन वह अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहता था। अपूर्व ने सख्ती से पूर्वी को खुद से अलग किया और बिस्तर पर बैठकर बोला, चुपचाप अच्छी बच्ची की तरह ट्रीटमेंट करवा लो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे पास, अगर तुमने फिर से बदमाशी की तो मैं तुम्हें यहीं पर हमेशा के लिए एडमिट कर दूंगा। ये सुनते ही पूर्वी बुरी तरह डर गई और वो चुपचाप किसी अच्छे बच्चे की तरह बैठ गई। विक्रांत को उसे पर बहुत प्यार आया, लेकिन वो अपना प्यार नहीं दिखा सकता था क्योंकि वह जानता था कि उसका दोस्त उसे नरक के दरवाजे पर छोड़कर आएगा। इसीलिए वो खामोशी से इंजेक्शन और ड्रिप लाने चला गया। थोड़ी देर बाद पूर्वी को जैसे ही ड्रिप लगाने का वक्त आया तो वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। अपूर्वा ने ये देखकर उसे अपने गले से लगा लिया। पूर्वी का चेहरा उसके पेट में घुसा हुआ था। अपूर्व ने इसका एक हाथ की कलाई पकड़ी और उसे विक्रांत की तरफ कर दिया। विक्रांत ने धीरे से हथेली के पिछले हिस्से में ड्रिप लगा दी, इंजेक्शन भी लगा दिए। पूर्वी बस अपूर्व के करीब होने के एहसास में खोई हुई थी, उसे इंजेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं चल। विक्रांत अपूर्व की तरफ देखकर धीरे से बोला, तुम थक जाओगे, 2 घंटे तक ड्रिप चलेगी, इससे अच्छा है तुम इन्हें लेटकर उनके पास लेट जाओ। लेकिन अपूर्व ने उसे आंखों से ही वहां से जाने का इशारा कर दिया। विक्रांत सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। अपूर्व की भावना कभी भी नहीं बदल सकती। पहले उसका नीना के लिए जुनून था, भले ही मुझे ना से प्यार नहीं था, बस वह अपने वादे की वजह से और अपनी जुनून की वजह से नीना के साथ था। उसके एक वादे की वजह से वह कभी भी नीना से अलग नहीं हो पाया था। आज भी कुछ डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि अपूर्व नीना के लिए बस दूसरों को तकलीफ देता था, लेकिन मासूम लड़की के लिए वह अपनी तकलीफ भी कुछ नहीं समझता। यही तो सच्चा प्यार है। विक्रांत जानता था कि इस बार अपूर्व को रियल में प्यार हो गया है। वह खुश था कि इस बार उसने गलत लड़की से प्यार नहीं किया, वरना वह कभी भी उससे अलग नहीं हो पाता और पूरी तरह बर्बाद हो जाता। नीना से अलग होना अपूर्व के लिए बहुत आसान था, पूर्वी से अलग होना लगभग नामुमकिन था, लेकिन किस्मत कौन सा मोड़ ले ये कोई नहीं कह सकता। बात ड्रिप खत्म हुई, पूर्वी अपूर्व को वैसे ही पकड़े सो गई थी और ड्रिप जैसे ही खत्म हुई विक्रांत ने जाकर निकाल दी। अपूर्व ने धीरे से उसे खुद से अलग किया, उसकी पर काम रहे थे। उसकी बॉडी बुरी तरह थक गई थी। वहीं पूर्वी जैसे ही सीधी हुई उसे अपनी कमर में अकड़न महसूस हुई तो दर्द के मारे चीख निकल गई। अपूर्वा ने धीरे से उसको लेट आया और फिर उसकी कमर की मसाज करने लगा। पूर्वी अभी भी आधी बेहोशी में थी। ये देखकर विक्रांत अपूर्व के पास आया और उसके कंधे को दबाते हुए कहा, 2 मिनट बैठकर रेस्ट कर लो, फिर से घर ले जाना। ये सुनकर अपूर्व ने सिर हिलाया और फिर वह वैसे ही पूर्वी की कमर की मसाज देता रहा। पूरी फिर से नींद में चली गई। वहीं अपूर्व खुद भी थोड़ी देर बैठकर रेस्ट करने लगा। जब उसकी बॉडी का कंपन काम हो गया तो पूर्वी को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल से बाहर आ गया। वही अचानक कर में आते ही पूर्वी की आंखें खुली। उससे फीवर तो नहीं था, लेकिन हल्की सी कमजोरी और बदन दर्द था। खुद को कार में देखकर उसने राहत की सांस ली और फिर से सो गई। इधर पूनम जी पूर्वी के वेट में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उन्होंने निया को भी कॉल किया तो वह भी नहीं उठा रही थी, बुरी तरह डरी हुई थी। उसके दिमाग में कुछ कुछ बातें गूंज रही थी, देखना मैं तुम्हें तुमसे वो उसको छीन लूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।